तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज क्या हो गया कि रिकॉर्डेड बैकअप अपन को मिल जाएगा। दूसरा, जब अपन लोग पढ़ेंगे तो अपना एक पैटर्न रहेगा। पैटर्न क्या रहेगा कि जिस भी चैप्टर को अपन पूरा करेंगे तो फिर उसके बाद में उसकी नेक्स्ट क्लास में उसका रिवीजन करेंगे अपन, जिसको अपन बोलेंगे क्लास रिवीजन, जो कि हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में कराया जाता है। क्लास रिवीजन होगा वो। फिर उसके बाद में जो टेस्ट होगा उसको अपन बोलते हैं क्लास टेस्ट सीरीज। तो चैप्टर करेंगे, फिर उसका रिवीजन करेंगे, फिर उसका टेस्ट करेंगे। जब ऐसे करते करते अपना पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में अपन पूरे कोर्स का रिवीजन करेंगे, जिसको हम मैराथन क्लासेस बोलते हैं। वो कब होगी? फुल कोर्स होने के बाद में। जब वो फुल कोर्स हो जाएगा और मैराथन क्लासेस हो जाएगी तो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होगी। मॉक टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जैसा एग्जाम में पेपर आता है सेम वैसा ही एज इट इज आपको पेपर मिलेगा। 3 आवर्स का पेपर होगा, जैसे एग्जाम में होता है वैसे ही वो आपको सॉल्व करना होगा। देन आपका उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और ये मॉक टेस्ट सीरीज भी 2 टाइम्स होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आपने दिया, आपके मार्क्स आए, आपका एक काउंसलिंग सेशन होगा जिसमें आपको बताई जाएगी कि ये कमियां रह गई है, उसको दूर करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में उसको दूर कर लेंगे। जब आपकी 50% टेस्ट सीरीज हो जाए, कोर्स हो जाएगा, तो उसकी एक टेस्ट सीरीज भी होगी जिसको अपन मॉक टेस्ट सीरीज में ही काउंट करते हैं। तो आपको टेस्ट पर भी एक बहुत अच्छा फोकस रखना है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। क्यों? कारण क्या है, देखिए कोर्स काफ़ी बड़ा है सीए का, अपन बात करें तो बड़ा कोर्स होने की वजह से क्या होता है कि चीज़ों को रिटेन रख पाना मुश्किल है। आज आप पढ़ोगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया, बट 15 दिन बाद भूल जाओगे। तो उसको वापस बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको रीड, रिपीट, रिवाइज R3 की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। पढ़ना है, रिपीट हाथों हाथ कर लो घर पे जा कर के, और फिर जब टेस्ट हो रहा है तब उसको रिवाइज कर लो। इस पैटर्न पर अगर आप चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपन लोग कॉमर्स का एक बहुत ही सबसे अपडेटेड और अपग्रेडेड कोर्स कर रहे हैं, और इसकी नॉलेज भी जो है इंडस्ट्री हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हमारे पास में उसी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ना सिर्फ उसकी थियोरटिकल नॉलेज बल्कि अपन प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी फोकस करेंगे। जब अपन टैक्सेशन पढ़ेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि भाई ये प्रोविज़न है पर्टिकुलर, तो ये प्रोविज़न गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या कारण रहे होंगे। वो सारी बातें भी अपन यहाँ पर साथ साथ में जानेंगे कि ये प्रोविज़न का इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है, वो सारी बातें भी अपन यहाँ पर जानने वाले हैं। टोटल पेपर कितने हैं आपके इंटरमीडिएट में? 8 पेपर्स है। पेपर कितने मार्क्स का होगा? टोटल मिला के 800 मार्क्स का होगा, अगर 8 के 8 पेपर की बात करें तो। पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं? 450% मार्क्स लाने होते हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो बता दूं जनरल क्राइटेरिया, बाय एंश्योरिंग एटलीस्ट 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स का होना भी जरूरी है, ध्यान रखें। तो हमको क्या करना है कि टोटल मिला के 50%, और ये भी एंश्योर करना है कि हर एक में 40% आए। अगर आप 600 के अप्रोक्स मार्क्स ले आते हैं तो आप ऑल इंडिया रैंक के अंदर आ सकते हैं। तो अगर हमको AIR अचीव करनी है तो अबाउट 600 के आसपास अपन को जाना पड़ेगा, तब जा कर के अपन ऑल इंडिया रैंक ला सकते हैं। और AIR लाने के लिए आपको यही R3 का फॉर्मूला फॉलो करना है जो डेली पढ़ाया गया है, घर पे जाके पढ़े। इनिशियली आपका लोड भी कम होगा अभी शुरुआती कुछ दिनों में, तो आराम से जा कर के रिवाइज कर लेना। मेन फोकस अपना किस पे रहने वाला है? प्रैक्टिकल्स पे, क्योंकि अपने यहाँ पर प्रैक्टिकल का सिलेबस ज़्यादा है। थ्योरी के अंदर जो है लॉ है अपना एक, तो और एक ऑडिट आता है, तो ये थियोरटिकल सब्जेक्ट है। SM थोड़ी सी थ्योरी है, उसको छोड़ करके बाकी सब अपने प्रैक्टिकल है। तो क्या होता है, कुछ लोगों को थ्योरी अच्छी लगती है, कुछ को प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, लेकिन जो अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो सही है तो सही है, फिर पूरे नंबर मिलेंगे। बट थ्योरी में क्या होता है कि अपन बहुत कुछ लिख ले, टेक्निकल लिख ले, तब जा करके अपन को अच्छे खासे मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी आपके टेस्ट होंगे क्लास में, उन पर उसी बेस पर मार्क्स दिए जाएंगे, जैसे ICAI देता है, उसी बेसिस पर अपन लोगों को चलना होगा। अब अपन इसका सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं, टैक्सेशन। टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में अपन जान रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन, इस क्लास में सारी बातें जानने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन जानेंगे। टैक्सेशन सब्जेक्ट आप लोगों को अगर पता हो तो अपना 2 पार्ट में बटा हुआ है, और सबसे लंबा सिलेबस
इसी सब्जेक्ट का होने वाला है। एक पार्ट तो इसका क्या रहेगा बेटा, डायरेक्ट टैक्स, आप नोट भी कर लेना है मेरे साथ में। तो एक पार्ट तो अपना रहने वाला है डायरेक्ट टैक्स का, जिसको अपन इनकम टैक्स भी कहते हैं, और दूसरा अपना जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट टैक्स का। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको सारी चीजें ध्यान में रहे। चलो, जो डायरेक्ट टैक्स है वो अपना कितने मार्क्स का है सर? डायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है, जिसको हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं, वो होने वाला है अपना बेटा 60 मार्क्स का। और जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स है वो होने वाला है बेटा 40 मार्क्स का। 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स। किसका सिलेबस ज़्यादा लॉन्ग होगा सर, बताओ किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस लंबा है, 60 मार्क्स का है, और इससे काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ये मान लो ये अपने आप में 60% है तो ये 100% है, मतलब 40% सिलेबस हमको ज़्यादा पढ़ना है डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर। और कंपेरेटिवली इनडायरेक्ट टैक्स आसान होता है डायरेक्ट टैक्स से। अगर जैसे किसी की ग्रेजुएशन हो रखी हो तो उसका तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होता है, तो उसके लिए चीज़ें आसान होती है। बट हम तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, पहली बार आप ये नाम सुन रहे हैं, इस तरीके से अपन इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अब इस सब्जेक्ट को शुरू करें, लेकिन इससे पहले कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसका पेपर कैसा आता है, क्या पैटर्न रहता है, स्टडी मैट क्या है, अपन सारा आईसीआई का स्टडी मैट कवर करने वाले, क्योंकि पेपर उसी में से बनता है। चाहे आप हम आपको नोट्स भी देंगे, लेकिन पेपर कहाँ से बनेगा? मेनली आईसीआई के स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी, ये सब अपन को पूरे करने क्या होते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता हो, बट ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि सर आरटीपी क्या होते हैं, एमटीपी क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना आनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोग इंटर के लेवल पर आ चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी स्टडी मैट चाहिए कभी भी, तो आप कैसे ढूंढोगे? आपको क्या टाइप करना है? ICAIBOS, ये टाइप करोगे ना तुम, तो देखो ऐसे ये खुल जाएगा। यहाँ पर जैसे इंटरमीडिएट अपना अभी कोर्स है, तो इंटरमीडिएट पर आपको जाना है। अब यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखो सारा सिलेबस मिल गया, सारे के सारे पेपर मिल गए। ये देखो रिवीजन टेस्ट पेपर, जिसको आरटीपी बोलते हैं, यहाँ से भी पेपर आता है कभी कभी। पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिलते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है। ये आरटीपी और एमटीपी यहाँ पर नहीं है, वो बाद में रिलीज होते हैं, तो एमटीपी भी यहाँ पर मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ आता है। सिलेबस अपन देखें तो ये रहे अपने जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो आपके सामने। अभी एक ग्रुप देना चाहिए, दो ग्रुप देना चाहिए, देखो वो तो आपकी कैपेबिलिटी पर है सबसे पहले। बट दो ग्रुप देने में एक फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? कि सेट ऑफ मिल जाता है आपको। सेट ऑफ कैसे मिल जाता है? जस्ट सपोज करिए कि टोटल मिला के 400 लाने थे, अपन ने दोनों ग्रुप दिए। ग्रुप 1 में 220 मार्क्स आए और ग्रुप 2 में 180 मार्क्स आए, तो क्या आप पास हो जाओगे? यस, पास हो जाओगे। मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो आपको क्या लाना है? टोटल मिला करके 200 लाना है। और दोनों ग्रुप दोगे तो टोटल मिला के 400 लाना है, कोई से ग्रुप में कोई सा भी ले आओ। तो जस्ट सपोज सिंगल ग्रुप देते हैं तो हमारे ऊपर एक लोड ये और रहता है कि हमको हर एक सब्जेक्ट में 40 इंश्योर करते हुए टोटल 200 पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ अपन जाए, जब बोथ ग्रुप देते हैं, तो अगर एक ग्रुप में कम भी रह गए एग्रीगेट, तो दूसरे का भी सेट ऑफ मिलता है और टोटल मिला करके देखा जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। तो सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, और दूसरा रिजल्ट परसेंटेज तो वही है 15-20%, चाहे आप सिंगल ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दो, रिजल्ट परसेंटेज तो हमेशा वही रहता है। अब अपन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें अपन रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, ताकि जब आप ये पेपर पढ़ो तो आपको पता हो कि हमें पढ़ना कैसे है, करना क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में।
पहले अपन स्टडी मटेरियल देख रहे हैं कि अपना स्टडी मटेरियल में क्या क्या है और इसको कैसे अपन को पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। तो देखो ये है अपना आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। कौन सा आ गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट खुल गया है। तो ये अपना आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पेपर नंबर 4, जिसको अपन टैक्सेशन बोलते हैं। टैक्सेशन जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये पेपर क्या है, दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए दैट इज इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, पार्ट बी इनडायरेक्ट टैक्स का है। अब इस स्टडी मैट को अगर अपन देखें तो इसके अंदर सर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका। वैसे टैक्सेशन का स्पेशली इनकम टैक्स का सिलेबस भी सिलेबस के अंदर है। सिलेबस भी सिलेबस के अंदर है, मतलब जो भी चैप्टर के नाम आप देख रहे हो ये अपन को पढ़ने हैं, बेसिक्स में पढ़ेंगे। और बेसिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है अपन को, तो इसलिए बेसिक्स पर अपना बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि जितने अच्छे आपके बेसिक्स हो गए तो आगे की चीज़ें आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगी। तो 8 10 12 क्लास तो अपन बेसिक्स ही पढ़ने वाले हैं और पूरा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं बेसिक्स को। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए क्या है, इनकम टैक्स का, और टोटल 60 मार्क्स का है। अब 60 मार्क्स के अंदर सर है क्या क्या, हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला पार्ट तो क्या है, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक्स पढ़ना है अपन को। बेसिक्स में अपन जानेंगे कि भाई टैक्स क्या होता है, टैक्सेस के डिफरेंस क्या है, टैक्स इंडिया में कैसे आया, टैक्स कैलकुलेशन भी सीख जाएंगे। मतलब आप टैक्स निकालना बेसिक्स में ही सिखा दूंगा मैं आपको। तो जब बेसिक चैप्टर अपना कंप्लीट हो रहा होगा तो आप टैक्स निकालना भी यहाँ पर सीख चुके होंगे। तो ये एक यहाँ पर एडवांटेज रहेगा कि अपन थोड़ा जितना स्टडी मैट में उससे एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे ताकि अपने को आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में अगला चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे बीकॉम वगैरह तो आपके जो सेकंड ईयर होता है वहाँ पर भी इनकम टैक्स आता है। वहाँ पर ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। हमारे यहाँ पर क्या होता है सर, 5-6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है। इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन। एनआरआई कौन होते हैं, कैसे बनता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अपन देखने वाले हैं। और बाकी इस सिलेबस के अंदर आप इन चीज़ों को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप बेसिक ना पढ़ लो। जैसा मैंने बताया ना, सिलेबस भी सिलेबस में। तो ये जो नाम देख रहे हो आप, जैसे ये एक हेड्स ऑफ इनकम का पार्ट है। अब ये पहली बात तो हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं सर, जब तक अपन को यही नहीं पता होगा तो ये चैप्टर का क्या करेंगे। यहाँ अपन देखेंगे, देखो सैलरीड क्लास लोगों की इनकम कैसे निकलती है, हम हमारे घर को रेंट पर दे करके जो इनकम कमाते हैं वो कैसे कैलकुलेट होती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं, चाहे मेडिकल का बिजनेस हो, जनरल स्टोर का बिजनेस हो, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट्स, इनकी इनकम कैसे निकलती है, एक्टर, डांसर, सिंगर, इनकी इनकम कैसे निकलती है, वो सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपन पीजीबीपी में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद में अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कैपिटल गेन। किसी ने मान लीजिए अपना घर बेचा, बिल्डिंग बेची, तो क्या होगा सर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। गोल्ड किसी के घर में पड़ा था, उसको सेल कर दिया तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और फिर जिसका कोई नहीं होता उसका अदर सोर्स होता है, मतलब जो इनकम चारों हेड में नहीं आती है तो उनको कैसे निकालना है वो यहाँ। जैसे गिफ्ट मिला आपको, तो गिफ्ट पे कैसे टैक्स निकलेगा, क्या कैलकुलेशन होगी, वो सब अदर सोर्सेज के अंदर आएगा। तो ये चीज़ें लेकिन अपन तब तक नहीं समझ सकते, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, इनकम ऑफ अदर पर्सन, मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम, जब तक अपन बेसिक ना पढ़ लें। तो इसीलिए हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट में तो आप सिलेबस को डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ मैं डिटेल में बता ही नहीं सकता क्योंकि ये भी पढ़ाऊंगा मैं। ये चैप्टर के नाम जो है वो भी अपन को सिलेबस में पढ़ना है। तो इसलिए ज़्यादा अपन अभी सिलेबस पे डिस्कस ना करके ये देखेंगे बस क्या क्या है, फिर जब अपन पढ़ेंगे तो ये चैप्टर भी वहीं आएंगे। इधर दूसरा पार्ट जो है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखो वैसे तो मेनली दो ही पार्ट है, एक बेसिक कंसेप्ट और ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉज। लेकिन इसके अंदर ये जो है ना, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है। सप्लाई चार्ज, एग्जम्पशन, कंपोजिशन लेवी, इसके अलावा बेस टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी,
कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिटर्न, जीएसटी कैसे पे करते हैं, ये सब अपने आप में चैप्टर है। हमको कई बार ऐसे लगता है, बच्चे देखते हैं सर इसमें 2 ही चैप्टर है, ये 2 नहीं है, ये सारे चैप्टर है अपने आप में। ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, हालांकि ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं होते हैं आईडीटी में, छोटे ही चैप्टर है, बट ये सब के सब जो है अपने चैप्टर होने वाले हैं, सारी चीज़ें चैप्टर से। तो ये तो अपन ने स्टडी मैट एक बार देख लिया कि हाँ सर ऐसा ऐसा स्टडी मैट है, बाकी तो जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक्स को डिटेल में तब देखेंगे। अब एक दूसरा पार्ट होता है सर, पेपर कैसा आता है एग्जाम में, पेपर कैसा देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। अब देखो ये अपने पास में पेपर है नवंबर 22 का इंटरमीडिएट का। अब ये पेपर दिख रहा है हमारे सामने। देखो जब भी अपन पेपर देने जाएंगे तो टोटल मिला करके अपन को देखो कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 8 क्वेश्चंस पेपर में मिलने वाले। पेज से तो क्या लेना, ये 70 मार्क्स कैसे आया सर, 70 मार्क्स ही क्यों है बताओ इसमें, 70 क्यों लिखे हैं, बाकी मार्क्स कहाँ चले गए सर। यहाँ पे 2 पार्ट्स है बेटा, एक एमसीक्यू का पार्ट है और एक डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। तो बाकी जो पार्ट है ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, और बाकी जो पार्ट है वो किस में जाता है, एमसीक्यू में। देखो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब तुम खुश हो गए सर एमसीक्यू तो बड़े आसान से स्कोर हो जाएंगे, इतने आसान एमसीक्यू नहीं होते जितने अपन अभी देखते आए 11 12 फाउंडेशन। यहाँ पर एमसीक्यू का भी लेवल थोड़ा हाई होता है, आपने पूरा इन डेप्थ पढ़ रखा होगा ना तभी कर पाओगे। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर एमसीक्यू की कोई बुक बता दो कहाँ से पढ़ो, कुछ नहीं हो सकता, अपन को कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या एमसीक्यू हो, हर टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपन को इस चीज़ पे फोकस रहना ही नहीं है कि कोई बुक बता दो वहाँ से एमसीक्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पूरा डिटेल में कर लेना है, तो सब कुछ उसमें से ही मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। अब कैसे मिलेगा सर, एमसीक्यू के आंसर तो कहाँ जाएंगे, ओएमआर शीट पर जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव के आंसर अपन को आंसर बुक मिलेगी, उसके अंदर अपन को लिखने पड़ेंगे। इधर देखो ये थोड़ा सा पार्ट ए के बारे में बताया गया है और फिर पार्ट बी के बारे में बताया गया है, 6 to 8 क्वेश्चन जो है। अब पेपर दिखने में कैसा दिखता है, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये क्वेश्चन किसका है सर, ये है पीजीबीपी का क्वेश्चन बेटा, जो अभी मैं हेड्स बता रहा था आपको वहां का क्वेश्चन है ये पीजीबीपी का। टोटल मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, एक ही 14 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन। मतलब एक चैप्टर सर सही से किया तो 14 मार्क्स सीधे सीधे, और एडजस्टमेंट कोई ज़्यादा नहीं है। और ये एक बात और बता दूँ, ये जो चैप्टर अपन को यहाँ पढ़ रहे हैं वो फाइनल में ही पढ़ना है फिर से। फाइनल के अंदर भी ये चैप्टर आता है पीजीबीपी, और इंटर के अंदर भी आता है। लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है नॉलेज के अंदर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो ओनली 6 मार्क्स का, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर मैंने आपको बताया था ना, ये उसका क्वेश्चन है जो एनआरआई वगैरह बता रहा था, वहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाई। उसके बाद में देखो क्या है, अलावेंस परक्विजिट, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर अपन पढ़ेंगे एक, वहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है सैलरी जो है, टाइम काफ़ी लगेगा इसमें, मार्क्स ज़्यादा नहीं आता, 8-10 नंबर का ही आता है ये। तो ये सैलरी का क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन टीडीएस का।
टीडीएस का चैप्टर अपन भी आगे जाएंगे, एंड में वहां पर पढ़ेंगे। टीडीएस क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे अपन जॉब करेंगे तो सैलरी जो मिलेगी ना वो टैक्स कट के मिलती है, तो जब पेमेंट करने वाला ही टैक्स काट लेता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पूरा चैप्टर है लेकिन सिंपल होता है। कैसे, हमको क्या पूछेगा, सर इस पे टैक्स की रेट बताइए और किस लेवल तक टीडीएस नहीं कटेगा वो बताइए। आपको अभी हो सकता है चीज़ें पता ही ना चले, सर ये चैप्टर होगा क्या, वो तो सब कुछ अपन को कोर्स पढ़ना है, बस आप एक बार देख रहे हो कि हमको किस लेवल तक जाना है। नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एक चैप्टर जो अपने कोर्स के अंदर उधर है, लेकिन ये भी अपन को डिटेल में पढ़ना है। 4 नंबर का ये आसान सा चैप्टर होता है। उसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम का क्वेश्चन आ गया। पैन से रिलेटेड पैन नंबर आपने सुना होगा, अपडेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो सारे अपन पढ़ेंगे। तो हर साल जो भी अमेंडमेंट आते हैं ना, चेंज आते हैं, 10-15 नंबर तो उसी से होता है। हमारे ऊपर सर ये जो नया बजट आया वो एप्लीकेबल होगा क्या, क्या हमारे एग्जाम में ये जो अभी लेटेस्ट बजट आया वो लगेगा? नहीं, पिछला जो बजट आ गया था ना 2022 का वो लगेगा अपने 23 में। इस साल का बजट किन के लिए लगेगा, जो अगले साल एग्जाम देंगे मई 24 वालों के लिए, उनके लिए लगेगा वो बजट। तो ये नया बजट अपने ऊपर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखो। ये अदर सोर्सेज का क्वेश्चन है बेटा, ये अदर सोर्सेज का क्वेश्चन 6 मार्क्स का, बड़ा आसान सा चैप्टर है ये भी। और अपन ये क्वेश्चन करने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे सीए के क्वेश्चन हो गए, कई बार सीए के अंदर सीएस के क्वेश्चन डाल देते हैं, सीएमए के क्वेश्चन डाल देते हैं, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपन वो भी करेंगे ताकि अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, पेपर इतना आसान आता नहीं है। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन मिल गया सीधा सीधा कि ये क्वेश्चन कर लो या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो 4 मार्क्स के अंदर। सेक्शन बी किसका आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स का आएगा। तो ये सारा का सारा जो है इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पूछा जाता है, ये नाम ले रहा था मैं, उसी के क्वेश्चन आ गए, वैल्यू ऑफ सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 2 चैप्टर अपन को सबसे ज़्यादा फोकस करके इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ने हैं। तो ये मैंने आपके सामने एक बार पेपर दिखा दिया और स्टडी मैट दिखा दिया कि आप उसके दर्शन तो कर लो होते कैसे हैं ये। अब अपन अपने सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो अपना सब्जेक्ट होने वाला है टैक्सेशन, उसके बारे में अब अपन बात करेंगे। आप सब कुछ देख चुके हो कि क्या हमको पढ़ना है, कैसा दिखेगा, आपके लिए अब कुछ भी नया नहीं रहा है। अब जिस इससे पहले कि अपन ये सब्जेक्ट शुरू करें तो अपने इस सब्जेक्ट का नाम है टैक्सेशन। तो पहला सवाल मेरे मन में यही आया, व्हाट इज टैक्स, कि सर टैक्स क्या होता है आखिर। पहला सवाल अपने मन में यही आ गया, बताओ बेटा क्या होता है, अपनी सोच से बताओ, आपके मन में क्या आता है टैक्स को सुन के, बताओ तनीषा। बिल्कुल, और बताइए, और किसी का कुछ। इन्होंने बोला गवर्नमेंट को अपनी इनकम में से कुछ पार्ट देते हैं। आप बताओ बेटा क्या होता है, सोचो कुछ, क्या होता है टैक्स। दिया है कभी आपने टैक्स, टैक्स आपने दिया है, आपने, आपको एक बात बताता हूँ, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक आप टैक्स ही देते रहते हो। सुबह उठने से ले, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो उसमें टैक्स है, कपड़े धोगे उसमें टैक्स है, चाय पियोगे उसमें टैक्स है, कॉफ़ी पियोगे उसमें टैक्स है, यहाँ गाड़ी पर आओगे उसमें टैक्स है, बस में आओगे उसमें टैक्स है, क्लास ले रहे हो लाइट चल रही है उसमें टैक्स है, एसी चल रहा है उसमें टैक्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी टैक्स है। मतलब टैक्स चारों तरफ है, हवाओं में है तुम्हारी तरफ, तुम बस उसको महसूस करो तो हर जगह तुमको टैक्स मिल जाएगा, हर तरफ टैक्स है सर। तो सर ये जो इनकम विनकम पे देते हैं, क्या ये टैक्स का एक पार्ट है, इनकम टैक्स। जीएसटी तो देते ही हो ना आप, डोमिनोज में पिज्ज़ा खाने जाओ तो बिल देखो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी मिलेगा आपको, टैक्स तो अपन वहाँ पर भी देते हैं। तो जीएसटी भी टैक्स है सर, हमने नाम भी सुना है, काफ़ी फेमिलियर भी है। इनकम टैक्स नाम का भी एक टैक्स होता है, वो भी एक टैक्स है। ये सब टैक्स है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो टैक्स वो पैसा है जिसको कंपलसरीली गवर्नमेंट को देना होता है, सिंपल लैंग्वेज में, मतलब ऐसा पैसा जिसको हमें कंपलसरी गवर्नमेंट को देना है। ये तो सिंपल भाषा में हो गया। डेफिनेशन क्या है सर टैक्स की, देखो डेफिनेशन कैसे बताई गई, टैक्स को कैसे डिफाइन किया गया। बोला गया टैक्स इज ए कंपलसरी extortion of money
अंडर एनी लॉ और स्टेट्यू। अब देखो इस डेफिनेशन को अगर अपन देखें तो कुछ बातें निकल करके आई है। पहली बात तो कंपलसरी, एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यू। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या निकल के आती है, इस डेफिनेशन को समझते हैं एक बार। पहली बात तो क्या बोली गई, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, ऑप्शनल नहीं है। कोई ऐसे बोलना चाहे आज मन नहीं है, आज टैक्स नहीं दे, कल दे देंगे, नहीं, देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो पेनल्टी लगा दी जाती है टाइम पर। तो पहली बात तो हमारी टैक्स से क्या निकल करके आई, पहली चीज जो निकल करके आती है बेटा टैक्स से रिलेटेड, वो निकल करके आती है कि टैक्स क्या है, कंपलसरी। एक्सटोर्शन ऑफ मनी को मैं सिंपल कर देता हूं, ऐसे बोल देता हूं कंपलसरी पेमेंट है, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। सेकंड बोला गया ऑफ मनी। ऑफ मनी मतलब मनी के फॉर्म में देना पड़ेगा। बोले सर आज पैसा नहीं है, इनकम टैक्स वालों को बोले मेरा मोबाइल रख लो, घड़ी खोल के दे रहे हो, लो रख लो, अभी तो पैसा नहीं है, नहीं चलेगा। कैसे देना पड़ेगा, मनी के फॉर्म में देना, और कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो अगली बात क्या आती है कि जो टैक्स अपन देते हैं वो देना कैसे है, मनी के फॉर्म में। तीसरी बात, अंडर एनी लॉ। ये क्यों लिखा, देखो गवर्नमेंट ने लिखा कि भाई टैक्स वो पैसा है जो कि कंपलसरी लिया जाता है अंडर एनी लॉ। ये बात लिखी क्यों, देखो अगर लॉ नहीं हो किसी चीज का, आपसे कोई ऐसे ही पैसे लेने आए, सरकार बोले चल पैसे निकाल, तो हफ्ता वसूली हो गई ना। हफ्ता वसूली में उसमें फर्क क्या रहा। सरकार अगर कोई भी टैक्स लेना चाहती है आपसे, कोई भी पैसा, जैसे आपने सिग्नल तोड़ दिया तो चालान काट देते हैं, तो मन से काट देते हैं, या उसके लिए भी क्या बना हुआ है, लॉ बना हुआ है। तो लॉ होना बड़ा जरूरी है, तभी आप क्या ले पाओगे, टैक्स ले पाओगे, अदरवाइज आप टैक्स ही नहीं ले पाओगे। तो ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन हुई, इसमें काफी कनेक्शंस है। ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा सर, इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। सर ऐसे ही क्यों नहीं लिख दिया कि कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी है, ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा गया, देखो अभी आपको लिखने पे ध्यान नहीं देना, समझने पे ध्यान देना है सभी लोगों को। इसके पीछे मैं कारण बताता हूं आपको। जैसे एक्ट के अंदर आप लोगों ने सेक्शन पढ़े होंगे फाउंडेशन वगैरह में भी, उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बने हुए, आर्टिकल। तो अब जब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखना, नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो देखो हमारे संविधान में क्या लिखा, नो टैक्स मतलब कोई भी टैक्स, शैल बी लेविड, लेविड मतलब होता है चार्ज करना, लेविड का मतलब होता है चार्ज्ड। बोला ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून की इजाजत के बिना। तो मतलब सर कोई भी टैक्स अगर लगाना है तो पहले तो लॉ की अथॉरिटी होनी चाहिए, कानून में अधिकार होना चाहिए। अगर किसी टैक्स से रिलेटेड लॉ नहीं बन रखा तो वो टैक्स नहीं लिया जा सकता। तो हमारे संविधान ने यह बात बोली कि अगर कोई भी टैक्स लेना है तो क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। इसी वजह से टैक्स की डेफिनेशन में भी क्या डाल दिया, कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यू। यहां तक की बात नोट कर लीजिए, क्लियर है सभी को ये बात, डेफिनेशन क्या थी और वो डेफिनेशन में अंडर एनी लॉ क्यों लिखा, इसको नोट करिए फटाफट से यहां तक। फिर आगे मैं एक और कारण बताता हूं, एक और सवाल अब मन में आएगा।
हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब गवर्नमेंट ने इतना लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई कानून की इजाज़त के बिना ना तो कोई टैक्स लिया जाएगा और ना ही लगाया जाएगा। लेविड मतलब चार्ज करना, लगाना। जब कोई टैक्स लगा ही नहीं तो कलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। कलेक्ट कहाँ से करोगे? पहले लगाना पड़ता है, मतलब पहले लेवी होती है और फिर क्या होता है? कलेक्शन होता है। अब यहाँ पर एक बात और है बेटा, कि एक सवाल मन में और आ गया फिर। बोला क्या? हु विल मेक लॉ? बोला आपने बोला कि टैक्स लेना है तो क्या क्या बनाना पड़ेगा? लॉ बनाना पड़ेगा, कानून। फिर एक सवाल आया कि कानून कौन बनाएगा? बोला ये भी कोई पूछने की बात है? बताओ, आप बताओ कौन बनाएगा भाई? सर गवर्नमेंट बनाएगी ना। और कौन बनाएगा? लॉ तो गवर्नमेंट का बनाना काम है। बोला ठीक है। बोला एक और समस्या है। बोला अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बोला गवर्नमेंट तो राज्य सरकार भी होती है। हमारे यहाँ राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, क्या वो बनाएंगे? क्या क्या मोदी जी बनाएंगे क्या? या हमारे यहाँ पर जो नगर निगम है वो वाले बनाएंगे क्या लोग? आखिर लॉ बनाएगा कौन? बोला गवर्नमेंट तो बनाएगी, बट कौन सी गवर्नमेंट बनाएगी ये नहीं पता। तो बोला हाँ ये भी समस्या है। हम ऐसा बोल दे कि कोई भी बना लो तो ये आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो जैसे मान लो घर में कोई चीज़ आई और अपन दो तीन भाई बहन हो, तो आते ही मम्मी पापा क्या करते? पहले बांट देते हैं। नहीं बांटे तो आपस में थोड़ी देर बाद लड़ते हुए मिलेंगे। बोले ये मेरी है, ये मेरी खा गया, इसने मेरी ले लिया, ऐसे ही मिलता है फिर। तो इसी तरीके से सरकारों में था। बोला इनको बांटना पड़ेगा कि किसको क्या बनाना है। तो इस समस्या के समाधान के लिए इसमें एक और आर्टिकल डाला गया, दैट इज आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 को डाला गया और आर्टिकल 246 के अंदर तीन लिस्ट डाली गई। आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट डाली गई। पहली लिस्ट का नाम था यूनियन लिस्ट, दूसरी का था स्टेट लिस्ट, तीसरी का था कॉन्करेंट लिस्ट। पहली लिस्ट डाली गई यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट जो डाली गई उसका नाम था स्टेट लिस्ट। तीसरी लिस्ट जो डाली गई उसका नाम रखा गया कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये लिस्ट क्यों बनाई गई सर? इससे हुआ क्या? अब यूनियन लिस्ट के अंदर जिस जिस चीज का जिस जिस पावर का नाम आया, यूनियन लिस्ट के अंदर जिस जिस चीज का नाम आया उसकी पावर गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब ये हो गया सर, यूनियन लिस्ट में अगर किसी भी चीज का नाम आ जाए, किसी भी पावर का नाम आ गया इस यूनियन लिस्ट में, तो उस चीज की पावर किसको मिल जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये एक लिस्ट है, इसके अंदर काफी सारी चीजें, अपन उस पर भी बात करेंगे। उसकी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर किसी चीज का नाम स्टेट लिस्ट में आया तो बताओ इसकी पावर किसको मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट को मिल गई। और सर कॉन्करेंट में क्या आएगा? कॉन्करेंट में बोला कि कभी तो मिल बैठ के भी लॉ बना लेना, काम कर लेना। तो इसलिए इसके अंदर जिस चीज का नाम आया उसकी पावर है मिक्स्ड टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों को मिल बैठ के भी, कॉन्करेंट लिस्ट में जिस पावर का, जिस चीज का, जिस लॉ का नाम है उसमें दोनों को मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब सर जो ये हमारा इनकम टैक्स है जिसको अपन डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, उसकी पावर कहाँ होगी? यूनियन में, स्टेट में या कॉन्करेंट में? बताओ किस में मिलना चाहिए इनकम टैक्स? इनकम टैक्स लेता कौन है बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या स्टेट गवर्नमेंट लेती है? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इनकम टैक्स किस में मिलेगा? यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में भी बहुत सारी एंट्रीज है। तो जब यूनियन लिस्ट की हम एंट्री नंबर 82 जाकर के पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन
एग्रीकल्चर इनकम, इट मीन्स इसका मतलब हुआ इनकम टैक्स। अब सर इसको ध्यान से देखें तो यहां लिखा गया है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एंट्री नंबर 82 में, जिसका मतलब होता है इनकम टैक्स। सर ये अदर देन एग्रीकल्चर क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया, इसका मतलब ये हो गया सर कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी। इसको छोड़कर बाकी जितनी भी टाइप की इनकम होती है उस पर टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल। तो सर एग्रीकल्चर इनकम पर कौन लगाएगा फिर? उसकी पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसके अंदर जब हम एंट्री नंबर, स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 जाकर के पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर एंट्री नंबर 46 में है। बट अब और कुछ और भी टैक्सेस है, जैसे अपने इस सब्जेक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। सर उसकी पावर किस में होगी बताओ? यूनियन में होगी, स्टेट में होगी या कॉन्करेंट में होगी? कहाँ मिलेगी? कॉन्करेंट में। तो आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, इन तीनों में ही नहीं है। वैसे तीनों में ही नहीं है कैसे पॉसिबल है? आप सोचो संविधान कब आया था अपना, कब बना था संविधान? 1919 कौन से में? 50 में, 55 50, 1950। 1950 में क्या सर जीएसटी था क्या? 1950 के टाइम पर जीएसटी नाम की चीज दुनिया में ही नहीं थी। तो क्या इसकी पावर इसमें डाली होगी किसी लिस्ट में? संविधान तो 1950 में बन गया था, तो इसके अंदर इन तीनों लिस्ट में जीएसटी की पावर ही नहीं थी। तो सर फिर जीएसटी कैसे आया? उसकी भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा अलग से। पहले अभी नॉर्मल अपन बात करते हैं, इसके बाद जीएसटी की भी बात करेंगे कि इंडिया में कैसे आया। उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर हुआ। जीएसटी को लाने में 17 साल लग गए भारत के अंदर। 2000 से शुरू हुआ था, 2017 में जाकर के जीएसटी आया इंडिया में। वो देखेंगे कैसे लगे। अब एक और टैक्स होता है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है, जिसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कई चीज़ें होती ना सस्ती मिल रही होती तो बोलते हैं कस्टम का माल है इसलिए सस्ती मिल रही है। तो ये कस्टम ड्यूटी जो होती है किस पे लगती है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। उसकी पावर की बात करते हैं। जीएसटी को एक बार छोड़ देते क्योंकि इन तीनों लिस्ट में ही नहीं है वो। जो हमारी कस्टम ड्यूटी है उसकी पावर अपनी है यहाँ पर यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट के अंदर इसकी जस्ट नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 83 जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच मीन्स कस्टम ड्यूटी। तो अगर हमको कभी कोई पूछ ले कि सर इनकम टैक्स की पावर कहाँ है, तो अपन क्या बोलेंगे? यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में। कस्टम ड्यूटी की पावर कहाँ है? तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 83 में। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर कहाँ है? तो स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में। इसको नोट कर लीजिए बेटा। किसी का कोई भी सवाल है यहाँ तक तो मुझे बताइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
इसके अलावा एक बुक जो आप लोगों को मिलने वाली है, ये वाली बुक मिलेगी आपको एक डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। ये अपनी डायरेक्ट टैक्स की बुक है जो कि आप लोग पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बनाया हुआ है और हैंड रिटन नोट्स की तरह आप लोगों को लगेगी ये बुक। तो ये वाली बुक जो है आप लोगों को मिलेगी, इसके अंदर ये डायरेक्ट टैक्स की है, सेम टू सेम ऐसी इनडायरेक्ट टैक्स की बुक आप लोगों को मिलेगी। ये दो बुक पढ़नी पड़ेगी अपन को टैक्सेशन में, बाकी सब में एक ही बुक से काम चल जाएगा, बट इसके अंदर जो है आपको दो बुक पढ़नी पड़ेगी टैक्सेशन के अंदर। डायरेक्ट की अलग होगी और इनडायरेक्ट की अलग होगी। चलिए, तो यहाँ तक आप नोट करिए, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे बेटा। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। इसमें अपन ने देखा कि अपना पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या अपन को पढ़ना है। वैसे तो सिलेबस भी मैंने बताया, सिलेबस में अभी बेसिक्स में आगे पढ़ेंगे सब कुछ। इसके अलावा अपन ने देखा टैक्स क्या होता है, कंपलसरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ और स्टेट्यूट। टैक्स वो पैसा है जो कि कंपलसरीली लिया जाता है कानून के अंतर्गत। फिर हमने देखा सर ये अंडर एनी लॉ क्यों लिखा, इसका कारण था आर्टिकल 265 में। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब कानून की इजाज़त के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, इसलिए अंडर एनी लॉ लिखना पड़ा। फिर एक सवाल और आया कि सर ये लॉ कौन बनाएगा, हु विल मेक लॉ। इसका जवाब हमको मिला आर्टिकल 246 में, जहाँ पर 3 लिस्ट बना दी गई। वन इज़ यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज़ स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जिस जिस चीज़ का नाम आया उसकी पावर किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में जिस जिस चीज़ का नाम आया उसकी पावर किसको दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को। और कॉन्करेंट में जिसका नाम आया उसकी मिक्स पावर थी, सेंट्रल प्लस स्टेट। बट जो सर हमारे ये डायरेक्ट टैक्स है, जिसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं, उसकी पावर कहाँ थी, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 के अंदर है। और एक कस्टम ड्यूटी होती है, उसकी पावर एंट्री नंबर 83 में है। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में है। बट यहाँ कहीं भी अभी भी जीएसटी का नाम नहीं आया है। तो जीएसटी की पावर कहाँ और कैसे है वो अपन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।